हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर इरा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर पे एक सेशन और ले रखा है, सो आप उसको भी देख सकते हो। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पैटर्न है वो किस प्रकार का, हम लोग 3 लेवल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और जैसे जैसे आप लेवल अप होगा उसके साथ ही क्वेश्चन की जो टफनेस है वो भी इंक्रीज होती होती है, ठीक है, ताकि आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सको और उसको सॉल्व कर सको आसानी से। एंड हमारा पैटर्न ये भी रहा है कि हम केवल क्वेश्चंस और आंसर को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसके आसपास की चीजें मतलब विड्थ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी टॉपिक आया तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, तो उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप पेन एंड कॉपी लेके जरूर बैठे और उन चीज़ों को नोट करते चलिए, जो भी चीज़ें मैं डिक्टेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को और इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। Why the US President Kennedy was reluctant to engage in war with the USSR at the time of Cuban Missile Crisis? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो यूएस प्रेसिडेंट थे कैनेडी, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय क्यों यूएसएसआर के साथ डायरेक्टली मिलिट्री एंगेजमेंट में शामिल नहीं होना चाहते थे, मतलब वो डायरेक्टली वॉर में क्यों शामिल नहीं होना चाहते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो उस समय यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी क्यों डायरेक्ट वॉर में एंगेज नहीं होना चाहते थे यूएसएसआर के साथ, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ड्यू टू द एप्रीहेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर, मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर वॉर के डर से, या फिर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके प्रेशर के कारण, या फिर यूएस मिलिट्री वॉर के लिए तैयार नहीं था, मतलब क्या हुआ लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, ड्यू टू द अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ द यूएस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हो तो आप लाइव चैट में जरूर आंसर दो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आंसर आप देख सको जरूर देना, ताकि मैं आपको वापस चेक कर सकूं उन क्वेश्चंस के आंसर को, राइट। और अगर आप बाद में इस वीडियो के अपलोड होने के बाद देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे। देखिए, मैंने हर एक बार कहा है, हर बार इस चीज पे जोर दिया है कि आप लोगों को आंसर देना ये अति आवश्यक है, क्योंकि आप आंसर दोगे तो ही आप चीजों को समझ पाओगे और उसके बारे में डेप्थ एंड एनालिसिस को आप सही से अपने दिमाग में बिठा पाओगे, राइट। चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो बात की बात है, मैं तो डिस्कस करने वाला हूँ आंसर ना, लेकिन आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है कि कैनेडी जो यूएस प्रेसिडेंट थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय, अच्छा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था ये तो आप सभी को पता होगा, 1962 में, ठीक है, अक्टूबर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। इस समय यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। और यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को जब ये बातें पता चली कि क्यूबा में क्या हुआ है कि वहां पर यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रखा है, तो कैनेडी साहब को ये सलाह मिली थी, ठीक है। और ये भी ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल था कि वो डायरेक्ट यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक वॉर की तरफ एंगेज हो जाए, मतलब क्या हुआ यूएस डायरेक्ट एक अटैक कर दे यूएसएसआर पे। लेकिन कैनेडी और उनके एडवाइजर्स ने बोला कि नहीं, ठीक है, ये सही ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो यूएसएसआर के पास भी बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है, किस चीज का, न्यूक्लियर वेपन्स का। याद रखो, उस समय तक 1962 में की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय तक यूएसएसआर के पास और यूएसए के पास, दोनों के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, थाउजेंड्स ऑफ द नंबर न्यूक्लियर वेपन्स दोनों पोजेस कर रहे थे। तो अगर यूएसए किसी भी तरह से अटैक करता है यूएसएसआर पे, तो ऐसे चांसेस थे कि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिकमैनशिप। ब्रिकमैनशिप मतलब क्या हो गया कि मतलब लड़ाई के कगार पे पहुंच चुके थे, न्यूक्लियर वॉर के कगार पे पहुंच चुके थे, और दोनों ही कंट्री के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे कि अगर ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होता है तो शायद दुनिया ही तबाह हो सकती थी, ठीक है। आपको बता दूं कि जापान में जो अकेली बार मतलब अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में जो न्यूक्लियर वेपन यूज करा गया है, तो जापान के अगेंस्ट में 1945 में, तो वहां पर जो न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था उससे थाउजेंड टाइम्स डिवास्टेटिंग यहाँ पर सीन देखने को मिल सकता था, ठीक है, अगर ये चीजें सही में हो जाती है, अगर यूएस और यूएसआर के बीच में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इसका सही जवाब है कि कैनेडी साहब और उनके एडवाइजर्स को ये डर था कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू द एप्रीहेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर। आई होप कि आप लोगों ने भी सही जवाब दिया होगा। मैं लैब चैट में वहां पर शामिल रहूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब देता रहूंगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पर आप रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड किया जाए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कम टू नोन एज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए, ये काफी एक तरह से कह सकते हो कि काफी आसान सा सवाल है, और जैसा कि आपको पता है लेवल 1 खेल रहे हैं हम लोग, तो लेवल 1 में तो आपको इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं,
तो ऐसा मत समझिए कि बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आप एक तरह से कह सकते हो कि हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है तो वो इसमें गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कोल्ड वॉर एरा का या कोल्ड वॉर के टाइम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था या हाई पॉइंट क्या था? कॉन्गो क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोरियन वॉर और सोवियत इंटरवेंशन ऑफ अफगानिस्तान। तो आपको जवाब देना है कि कोल्ड वॉर के समय में जो एक तरह से कह सकते हो कि उच्च बिंदु या हाई पॉइंट वो कौन सा समय था? कॉन्गो क्राइसिस जो कि 1960s में हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुआ था, कोरियन वॉर जो 50 से 53 के बीच में हुआ था, या सोवियत इंटरवेंशन ऑफ अफगानिस्तान जो कि 1979 में हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। मैंने आपको बताया कि 1962 में ऐसा समय आ चुका था कि पूरी दुनिया बस सांसें रोक के खड़ी थी कि ये लड़ाई ये जो एक क्राइसिस है ना, ये किसी भी समय न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। Which of the following regions come under the purview of the so-called second world? देखिए सेकेंड वर्ल्ड किस एरिया को कहा जाता है, किस एरिया को, किस रीजन को आप सेकेंड वर्ल्ड के अंदर में रखोगे? ठीक है, आपको पता होगा कि एक तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज करके कैटेगराइजेशन करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वाला जो कैटेगरी है ना, उसमें किन देशों को आप रखोगे, किन क्षेत्रों को आप रखोगे? कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, या फिर जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड स्टेट्स हैं, या फिर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। आपको जवाब देना है कि सेकेंड वर्ल्ड में किन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। सेकेंड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं वो उन देशों को कहा जाता है, अगर आप इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, या आप कम्युनिज्म कह सकते हो अगर पॉलिटिकल सेंस में कहना है तो, और अगर इकोनॉमिक सेंस में कहना है तो सोशलिज्म जो फॉलो कर रहे थे। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को फॉलो करने वाले देश होते हैं ना, इन कंट्रीज को कहा गया सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। और जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे उन कंट्रीज को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, और ये कोई एक रिजिड क्राइटेरिया नहीं है एकदम करने का कि जो भी कंट्रीज कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे वो उन सबको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहेंगे। ये बहुत एक तरह से कह सकते हो कि फ्रेजाइल ये कैटेगराइजेशन है, आप इसको एकदम रिजिड नहीं रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी और भी कंट्रीज है, बाकी जो बचे हुए कंट्रीज, ये आप कह सकते हो एलडीसीज है, या फिर आप कह सकते हो नैम के जो भी मेंबर्स हैं, उन सबको क्या कहा गया? इनको कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पिछड़े हुए देश। ठीक है, ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। तो ये चीजें, तो सेकेंड वर्ल्ड किसको कहा जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्री को कहा जाएगा। तो ऐसे कंट्रीज कौन से थे? ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज। में आपको मैप दिखा देता हूं तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैप है, और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, आपको पता है कि यूरोप एक तरह से दो भागों में बट गया था, और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, आपको पता होगा कि जो हम लोग मैप बनाते हैं तो ऊपर में नॉर्थ रखते हैं, नीचे साउथ रखते हैं, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा यूरोप है, तो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है वो यूएस के डोमिनेंस में था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होंगे वो सारे। ठीक है, आप देखोगे इधर वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, इटली, ये सब वेस्ट वाले डोमिनेटेड कंट्रीज थे, और ईस्ट वाले जो कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, उसको डोमिनेट कर रहा था यूएसएसआर। तो मतलब जैसे पोलैंड हो गया, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज जो होंगे वो यूएसएसआर के परव्यू में आएंगे, यूएसएसआर के डोमिनेंस में आएंगे। तो इन कंट्रीज को कहा गया सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, और आप इस मैप में देख सकते हो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पर जो भी आप येलो में देख रहे हो वो सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, जो भी रेड में देख रहे हो वैसे कम्युनिस्ट का एक तरह से निशान होता है लाल। सो यहाँ पर रेड में आप जो भी कंट्रीज देख रहे हो, इवन कि चाइना, मंगोलिया, ठीक है, ये सारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज, इधर जो वार्सो पैक्ट के मेंबर थे, इवन पोलैंड वगैरह, ये सारे कंट्रीज किस में आ गए? इसको आप कहोगे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, आप याद रखो। और इधर के जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज और अमेरिका, कनाडा और जो भी ऊपर के कंट्रीज हैं, उन सब कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, और जो बेचारे पिछड़े हुए देश थे, जैसे मैक्सिको ले लो, और पूरा साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर अफ्रीका और एशिया के भी जो ये वाले रीजन हो गए, साउथ एशिया, इधर इवन की वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज पिछड़े हुए देश थे, तो इनको कहा गया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहेंगे। ठीक है, ये सब पिछड़े हुए देश थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, फिर इनके अलाइनमेंट कुछ अलग अलग होते हैं। और एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो अमेरिका है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। ठीक है, वो चीज आपको लग रही है।
और जो ऑस्ट्रेलिया है ना, नीचे आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इसको भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ही माना गया था क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था और अमेरिका के ग्रुप को इसने ज्वाइन कर रखा था, ये भी हो गया। फिर जापान को अगर आप देखोगे ना तो ये भी कैपिटलिस्ट कंट्री में आता है और इस कारण से इसको भी कहा जाता है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो गए। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और इस कारण से इवन देखोगे 1970s में ना तो एक और कंसेप्ट निकल के आता है। अगर आप देखोगे ना तो ये दुनिया, आपको एक चीज शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, अगर आप मैप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी, अगर आप इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, इस रीजन को दो पार्ट में पूरे मैप को डिवाइड कर दो, तो आपको ये लगेगा कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज है ना, अगर आप पूरे मैप को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में सारे इंडिया सारे आ गए, मतलब इंडिया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इवन की अफ्रीका, सारी कंट्रीज आ गए। तो अगर आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज है ना वो सब डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, और जो साउथ वाले जो कंट्रीज हैं वो बेचारे थोड़े से गरीब हैं। ठीक है, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया को मत इंक्लूड करना, ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ डिवाइड का भी एक कॉन्सेप्ट आया था। नॉर्थ साउथ डिवाइड का कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज लाई करते हैं, इंक्लूडिंग आप ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक एक्सेप्शन के तौर पे ऑस्ट्रेलिया और जापान है, तो उस चीज को, तो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली डेवलप है और साउथ हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है इकोनॉमिकली थोड़े से बैकवर्ड है। तो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का भी कंसेप्ट 1970s में काफी पॉपुलर हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन। वियतनाम वाज डिवाइडेड अलोंग द, आपको लाइन बताना है कि किस लाइन के अलोंग वियतनाम को डिवाइड किया गया, 30th पैरेलल, 17th पैरेलल, 58th पैरेलल, 48th। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में। अगर आप देख रहे हो इस वीडियो के प्रीमियर होते समय तो आप जल्दी से जवाब दे दो कि वियतनाम को किस लाइन के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 17th पैरेलल। तो देख लीजिए आप, ये मैप है वियतनाम का। वियतनाम एशिया का ही कंट्री है, हमारे बगल में ही। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के बगल में, अब वैसे आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये जो इंडिया है, इंडिया है, और फिर फिर आप देखोगे तो म्यांमार है, म्यांमार के बाद थाईलैंड है, और फिर इधर से आपको तीनों कंट्री मिल जाएंगे। तीनों कंट्री कौन? वियतनाम, लाओ और कंबोडिया। इसको इंडो चाइना कहते हैं बिकॉज इन कंट्रीज में ना हमेशा से इंडिया और चाइना के जो कल्चर डोमिनेंस रहा है। अगर आप कंबोडिया वगैरह में जाओगे तो उस पर इंडियन रूलर्स का भी काफ़ी प्रभाव रहा था, हिंदू धर्म का भी काफ़ी प्रभाव रहा था। कंबोडिया में आप जानते हो कि वन ऑफ द जो लार्जेस्ट टेम्पल्स है, हिंदू टेम्पल, वो सब कंबोडिया मिल जाएंगे। फिर वियतनाम सब में देखोगे तो हिस्टोरिकली मतलब 1000 से एक बात कहूँगा तो वो चीज़ें, तो उसमें चाइना का डोमिनेंस रहा है। तो इस सब इन सब एरिया को इंडो चाइना कहते हैं। और वैसे आपको बता दूं कि इंडो चाइना पे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंडो चाइना पे फ्रेंच लोगों का रूल हुआ करता था, तो फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी ये वियतनाम, लाओ, कंबोडिया। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हो कि जर्मनी ने और जापान सब मिलकर ना फ्रांस को बहुत बुरा मतलब हाल कर दिया था उन लोग। तो फिर फ्रांस यहाँ से फिर एक तरह से चला जाता है, फिर जापान इस पे आ जाता है, जापानीज एम्पायर का इस पे डोमिनेंस हो जाता है। बट आपको पता है कि 1945 में जापान पे भी बॉम्ब गिरा दिया गया, वो भी बेचारा हार गया, तो उसके कारण फिर जापान से रिलीज हो गया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रेंच दोबारा ट्राई करते हैं कि दोबारा से अपने कंट्रोल को गेन करें, बट ऐसा हो नहीं पाता। और 1954 में आप इन चीजों को याद रखो, 1954 में क्या होता है, जेनेवा अकॉर्ड होता है। जेनेवा अकॉर्ड में क्या कर दिया जाता है, वियतनाम को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। वियतनाम वॉज डिवाइडेड और उसके लिए 17th पैरेलल लाइन जो होता है ना, उसको चूज किया जाता है एज अ बॉर्डर। और 17th पैरेलल लाइन के ऊपर वाला जो एरिया हो गया नॉर्थ वियतनाम, और नीचे वाला एरिया हो गया साउथ वियतनाम। और आपको बता दूं कि नॉर्थ वियतनाम जो ऊपर देख रहे हो ना, इस पे जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जैसे था ना मसला, वैसा ही कुछ यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम पे जो हो चिन मिन थे ना, हो चिन मिन वहां के लीडर है, ठीक है, वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, तो इनको सपोर्ट मिल रहा था। किससे? ऊपर में चाइना है, उसके ऊपर में रशिया है, मतलब यूएसएसआर है, तो उन सबसे सपोर्ट मिल रहा था। तो इवन की चाइना में जो एक कॉमन टैंक थे, एक चाइना शेख थे, उन्होंने हेल्प करा था। तो ये इन लोगों ने, फिर हो चिन मिन ने यहाँ पर डोमिनेंस अपना स्थापित कर लिया। फिर वही चीज़ कि अमेरिका को लगा कि भाई ये वियतनाम में फैल जाएगा कम्युनिज्म, या फैल गया है कम्युनिज्म, फिर तो दूसरे देशों में भी फैल जाएगा। तो फिर अमेरिका इंटरवीन करता है साउथ वाले एरिया में और चाहता है कि कम्युनिज्म से हमें कम्युनिज्म को ना फैलेने दिया जाए। तो 1954 के लास्ट में, और कहा जाता है 1955 से लेकर 75 तक अमेरिका यहाँ पे लड़ाई लड़ता है, लेकिन अमेरिका हार जाता है बेचारा। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का जो बॉर्डर है वो क्या हुआ करता था, तो वो आप कहोगे कि 17th पैरेलल। ठीक है,
और ये कब हुआ था निश्चित? ये 1944 में। कहाँ पे हुआ था? जेनेवा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो इसलिए इसको जेनेवा एकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, हालांकि अभी के समय में ये लाइन खत्म हो गया है और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम एक हो गए, इनका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो कितनी सारी चीजें पता चल गई आपको, तो इन सब चीजों को आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कोरियन वॉर हेल्ड बिटवीन। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन एक बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। कोरियन वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 42 to 55, 50 to 53, और इज इट 51 to 53, और इज इट 55 to 75? तो आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, एंड आप लाइव चैट में भी देख सकते हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1950 to 53। 1950 में शुरू हुआ था और 1953 में जाकर ये कोरियन वॉर खत्म होता है। और आप याद रखो कि देखिए कोरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ वाला जो हिस्सा था ना, उस पर कम्युनिस्ट लोगों का एक तरह से डोमिनेंस था। ठीक है, चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था और ये सब कम्युनिस्ट वाले ही लोग थे। और इसके जो पहले जो शासक थे नॉर्थ कोरिया के, वो किम इल संग थे, जो कि अभी के समय में आपने देखा होगा कि न्यूज वगैरह में जो एक नाम बहुत बड़ा था ना, जो किम जोंग उन का, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, उसके ये ग्रैंडफादर हैं किम इल संग। इन्होंने नॉर्थ कोरिया फिर बनाया। फिर साउथ कोरिया जो थे ना, तो रिंगमैन सी है। ठीक है, रिंगमैन सी उनका नाम था। रिंगमैन सी वो वहां के पहले प्रेसिडेंट थे, और ये एक कैपिटलिस्ट आइडिया के इंसान थे। तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएस। और किम इल संग को सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसएसआर एंड चाइना। ठीक है, तो फिर इसके कारण फिर यहाँ पे लड़ाई होती है, और 1950 और 53 के बीच में लड़ाई चलती है। दरअसल होता क्या है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर थे ना किम इल संग, उन्होंने कोशिश किया कि साउथ कोरिया को भी हम मिला ले अपने में। तो उस कारण से फिर यूएसए बचाने आता है। डायनेमो इफेक्ट वाली चीज़ है, यहाँ पर भी काम करेगी। डायनेमो इफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया है? डायनेमो इफेक्ट यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए एक तरह से डॉक्ट्रिन है। उसमें यह कहा गया था कि अगर एक देश अगर कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर लेता है, तो उसके देखा देखी अगल बगल के देश भी जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे। मतलब एक तरह से जैसे आपने डायनेमो देखा होगा ना, क्या होता है अगर आप एक तरह से चीज़ों को खड़ा कर दो, ठीक है, आप एक बॉक्स को गिराओ तो फिर सारे बॉक्सेस गिरते चले जाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में जाते हो एंड पार्किंग में साइकिल लगाते हो, तो अगर एक साइकिल गिर गई तो फिर लेके पूरे सारे साइकिल गिर जाएंगे। तो वैसे ही चीज़ें होती है, इसको डायनेमो इफेक्ट कहा जाता है। तो यूएस को लगता था कि अगर एक कंट्री कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा तो फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से अमेरिका रोकने आता है, और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, एक वॉर होता है 1950 से 53 के बीच में। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई कब हुई थी? 1952 1953 के बीच में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद द यूएसएसआर एंड, मतलब भारत ने यूएसएसआर के साथ मित्रता और सहयोग की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1965, 1971, 1950 एंड 1949। लेवल 1 बहुत ही आसान सा सवाल है, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था। ठीक है, 71 में भी इंडो पाक वॉर हुआ था। ठीक है, किस चीज के लिए? बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। ठीक है, बांग्लादेश को आजाद करवाने में हम लोगों ने मदद करा था, तो इसके कारण से इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 के दिसंबर में जाकर। ठीक है, लास्ट में जाकर। 1950 तो आपको पता है, और 1949। तो ये 50 और 49, देखो इसमें भी कुछ कुछ इवेंट्स हुए। 1950 में आप याद रख सकते हो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इनफोर्स हुआ था। ठीक है, इनफोर्स होने का मतलब ये हो गया कि लागू हुआ था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन उसको इनफोर्स कब किया गया? 26 जैन 1950 को। तो ये एक इवेंट है जो आप याद रख सकते हो। और वैसे 1950 में एक और इवेंट तो मैंने अभी बताया, कोरियन वॉर। ठीक है, और क्या चीजें बच गई? 1949। अच्छा, 1949 में सर क्या हुआ था? कुछ हुआ था क्या? चलिए आप वो भी जान लो। 1949 में हुआ था, एक तरह से कहते हो कम्युनिस्ट चाइना बनी थी। कम्युनिस्ट चाइना, चाइना में ना कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसके बाद वहां के लीडर माओ जेडोंग ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। तो अब जो चाइना का नया नाम था वो था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया था। सही जवाब है 1971।
सो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी कब साइन करा? 1971। याद रखोगे इस चीज को कि, और इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इंडिया खुद कहता है कि किसी के साथ अलाइन नहीं हो रहा है और खुद जाकर यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करता है। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन जरूरत भी थी हमारे, हमको बांग्लादेश के साथ मतलब उसको आज़ाद करवाना था, और इसके कारण से हमें पता था कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, और पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई होगी तो यूएस मदद करने आएगा, तो वी नीडेड अ फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। तो हमने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज 23rd पैरेलल, 38th पैरेलल, 56th पैरेलल और 49th पैरेलल। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो आपको बताना है जल्दी से। मैंने अभी बताया है कि 17th पैरेलल जो है वो किसके किसके बीच में बाउंड्री है, वो वियतनाम के बीच में बाउंड्री हुआ करता था अभी के समय में नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में एक बाउंड्री यहाँ पर पूछा जा रहा है, बॉर्डर पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है 38th पैरेलल। तो आप, आई होप कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो है 38th पैरेलल। आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, इसको 38th पैरेलल के हिसाब से इसको बांटा गया है। दरअसल ये पैरेलल वगैरह क्या होता है, तो देखिए मैप को ना अलग अलग लाइंस में डिवाइड कर दिया गया, पैरेलल लाइंस में ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया हॉरिजॉन्टल लाइंस में, तो उसी समय जो 38th नंबर जो पैरेलल है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें आती है। वैसे आप कोरिया देखोगे तो ये यहाँ का रीजन हो गया, ठीक है, जापान वगैरह के नीचे, सो चाइना के यहाँ पर ठीक नीचे, और जापान और राइट हैंड साइड में आपको लग जाएगा। सो इसको ये चीज़ें करेगी। वैसे आपको याद रखने के लिए ये भी याद रख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग है और साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल। ठीक, आई होप याद रखोगे इस चीज़ को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ की रोल ऑफ मीडिएटर एट कोरियन वॉर, कॉन्गो क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और इज इट वियतनाम वॉर। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी किस लड़ाई के समय या किस संकट के समय? कोरिया के लड़ाई के संकट में, कॉन्गो के संकट में, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय, या वियतनाम वॉर के समय? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोरियन वॉर के समय में। 1950 से 53 के बीच में जब कोरियन वॉर लड़ा गया था, उस समय यूएन ने एक कमीशन बनाया था, और उस मीडिएटिंग रोल के लिए या मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए तो उसमें नेहरू जी को हेड बनाया था। सोच सकते हो नेहरू जी या उस समय भारत का क्या पोजीशन हुआ करता था। ठीक है, ये हमारे डिप्लोमेसी का सक्सेस था ना, फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस था ना, कि दुनिया में यूएन रिकॉग्नाइज कर रहा है, दुनिया के देश ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो एक न्यूट्रल कंट्री, वो कभी किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, या बीच में एक तरफ दूसरी तरफ या एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ बात नहीं करेगा। वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो किसी की तरफ बायस नहीं होगा और इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ढंग से निभा सकता है। इसलिए नेहरू जी को और उनकी आइडियोलॉजी को देखते हुए और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की इतनी सक्सेसफुल चीज़ों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू को मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी कोरियन वॉर के समय में। चलिए अब जल्दी से आप लोग जल्दी से बता दीजिए कॉन्गो क्राइसिस के समय किन्होंने मीडिएट किया था? कॉन्गो क्राइसिस के समय किन्होंने मीडिएट किया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अलाउज ओनली हाउ मेनी कंट्रीज टू मेंटेन न्यूक्लियर वेपन? मतलब जो ये अप्रसार संधि था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीटी कहते हैं, उसमें कितने कंट्री को अलाउ किया गया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं? 4, 5, 7 और 3। जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 5 कंट्री को ये अलाउ किया गया था कि एनपीटी के अंतर में कि ये रख सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं। और ये 5 कंट्री कौन है? वो वही 5 कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट 5 कंट्रीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना 15 मेंबर होते हैं अभी के समय में, और 15 मेंबर में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट मतलब क्या हो गया कि हर एक 2 साल में वो सीट उनको वेकेट करनी होगी और नए मेंबर आएंगे। और परमानेंट वाले हो गए मतलब कि हमेशा रहेंगे। तो P5 कंट्रीज कौन कौन है? 5 परमानेंट कंट्री कौन है? तो चाइना, फ्रांस, रशिया, हालांकि रशिया या कह सकते हो उस समय यूएसआर, ठीक है, यूके एंड यूएसए। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हो गए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। इन 5 कंट्री ने पोजेस कर रखा था जब ये एनपीटी साइन किया गया था। ठीक है, एनपीटी साइन किया गया था 1968 में, तो उस समय तक ये 5 कंट्री ने बना रखा था। वैसे आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि किन कंट्रीज, ये भी आप याद रख सकते हो चीज़ को। यूएसए ना 1945 में उसने बना लिया था, ठीक है, और उसी साल अगस्त में उसने जापान पे फोड़ दिया। यूके, यूएसएसआर, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के बाद नाम आता है किसका? यूएसएसआर का 1949 में। ठीक है, यूएसएसआर ने 1949 में बना लिया। उसके बाद ब्रिटेन आता है 1952। उसके बाद आता है फ्रांस का नाम
1960 एंड चाइना का नाम आता है 1960। याद रख सकते हो आप कि सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन बनाया था यूएसए ने 1945 में, उसके बाद यूएसएसआर 1949, उसके बाद यूके ने 1952, उसके बाद फ्रांस ने 1960 और चाइना ने 1964। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 1968 में एनपीटी साइन किया गया ना, तो उसमें ये प्रोविजन था कि 5 कंट्रीज जिन्होंने बना लिया है वो रखेंगे और बाकी कंट्रीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था, तो ये चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अच्छा, वैसे आपको एनपीटी का नाम आया तो मैं और चीज़ें बता देता हूँ। 1968 में इसको साइन किया गया था। ठीक है, और ये इसमें कट ऑफ डेट क्या रखा गया था, 1967 तक जिन्होंने बना लिया है वो रखेंगे, उसके बाद आगे कोई नहीं रख सकता है। और इसको इन्फोर्स कब किया गया, 1970 में। मतलब ये लागू कब हुआ, एनपीटी लागू हुआ 1970 में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि 1995 में इसको, मतलब 25 सालों के लिए था पहले, उसके बाद 1995 में इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया था। मतलब ये एनपीटी आज तक चल रहा है, ये चीज़ है। इंडिया ने कभी एनपीटी को साइन नहीं किया है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान वॉजंट ए मेंबर कंट्री ऑफ, पाकिस्तान इनमें से किसका सदस्य देश नहीं था, नाटो, सीटो, सेंटो और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इस सवाल का जवाब, पाकिस्तान इनमें से किसका मेंबर नहीं था। नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है 1949 में, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना करी गई थी। नाम से ही लग रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो 19, अच्छा वैसे आपको बताया था 1954 में सीटो, एंड सेंटो 1955 में इसको किया गया था। और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, सीटो का पुराना नाम क्या था, मतलब उसको किस पैक्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है मनीला पैक्ट के नाम से, और सेंटो को जाना जाता है बगदाद पैक्ट। ठीक है, तो आप याद रखोगे बगदाद पैक्ट। और एंड नाटो तो आप जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने कंट्री ने मिलकर बनाया था, 12 कंट्रीज ने। अभी कितने मेंबर है प्रेजेंट में, तो ये भी आप याद रख सकते हो। प्रेजेंट में इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 30। ठीक है, तो पाकिस्तान इनमें से किसका मेंबर कंट्री नहीं था, तो इसका सही जवाब है नाटो। बिकॉज ये जो है ना, ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन में बनाया गया था। अगर आप पीछे मैप देख रहे हो तो उस चीज को अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है ना, यही है अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन हो गया। इस अटलांटिक ओशन में जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है ना, ये इतना दूर का नॉर्थ वाला पार्ट, तो इसमें जैसे आप अमेरिका देख सकते हो, इधर अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, इनके लिए बेसिकली बनाया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इधर के कंट्रीज के लिए सीटो बनाया गया, यहाँ के कंट्रीज के लिए, और सेंटो बनाया गया था इन एरियाज के कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में ही, सीटो और सेंटो में ही, पाकिस्तान एक मेंबर था। लेकिन नाटो, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन एरियाज के लिए, अटलांटिक एरियाज के लिए, कंट्रीज के लिए बनाया गया था, तो इसलिए पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं था। याद रखो, सीटो एंड सेंटो दोनों का ही मेंबर था पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब लेवल अपग्रेड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेवल 2, 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाजंट अ फैक्टर बिहाइंड द आइडिया ऑफ एनएएम। एनएएम के विचार के पीछे इनमें से कौन सा कारक नहीं था। मैंने आपको बार बार बताया कि आपको वाजंट पर ध्यान देना है, नॉट पूछा जा रहा है या अफर्मेटिव पूछा जा रहा है, इस चीज को याद रखो। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, अब ऑप्शन देखते हैं। ए, कोऑपरेशन अमॉन्ग द न्यूली डीकोलोनाइज्ड स्टेट। ऑप्शन बी, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरिनास। C, UN support to start such movement, or is it D, entry of many newly decolonized African countries into the international arena? आपसे पूछा जा रहा है कि एनएएम के बनने के पीछे इसमें से कौन सा कारण नहीं था। तो पहला ऑप्शन क्या है कि न्यूली डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स थे, मतलब जो नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, उनके बीच में कोऑपरेशन के लिए, या फिर कोल्ड वॉर टेंशन बढ़ता हुआ जा रहा था, उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता हुआ जा रहा था, या फिर यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट किया था, या फिर जो बहुत सारे न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज थे वो इंटरनेशनल मैप में आ रहे थे या इंटरनेशनल एरिया में आ रहे थे। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए यूनाइटेड नेशन ने कभी इस चीज़ के आइडिया के बारे में नहीं किया था। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि न्यूली डिकोलोनाइज्ड स्टेट के बीच में कोऑपरेशन के लिए ये आइडिया दिया गया था। दूसरी चीज़ कि कोल्ड वॉर का टेंशन बहुत बढ़ रहा था, उसके एरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इवन वियतनाम, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, कॉन्गो हो गया, इन सब देशों में क्या हो रहा था
कि जो एरियाज हैं या क्यूबा हो गया, उन सब एरियाज में कोल्ड वॉर के टेंशंस बढ़ रहे थे। इसके कारण से जो न्यूली डिकॉलोनाइज स्टेट है या कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि लाइक माइंडेड कंट्रीज थे, जो कि ये चाहते थे कि हमें इन क्षेत्रों में इन चीज़ों में नहीं फंसना है, तो उन लोगों ने ये नॉन लैंड मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो ये भी ऑप्शन मतलब बी भी स्टेटमेंट सही है, मतलब वो भी एक फैक्टर हुआ करता था। और डी भी एक फैक्टर है कि बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज थे ना, जो नए बहुत तेजी से डिकॉलोनाइज हो रहे थे, तो वो भी इंटरनेशनल एरिना में आ रहे थे। तो एनएएम का ये भी मकसद था कि इन कंट्रीज को किसी एक कैंप को ज्वाइन करने वाला जो ऑप्शन था वो ऑप्ट ना कर ले, ठीक है। ये अपने आज़ाद रह के अपनी फॉरेन पॉलिसी को ये इम्प्लीमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनआईओ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज फॉल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एनआईओ का जो आइडिया था वो था गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एलडीसी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, अल्प विकसित देश है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल दिया जाए, उनको वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए, उनको वेस्टर्न मार्केट से जो टेक्नोलॉजी मिलती है उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, या फिर जो डेवलप नेशंस हैं उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में उनको ज़्यादा रोल दिया जाना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बिकॉज अगर आप देखोगे ए ऑप्शन को तो उसमें क्या लिखा हुआ कि एलडीसी को उनके नेचुरल रिसोर्स पे कंट्रोल मिलना चाहिए। बिल्कुल यही तो आइडिया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का। बिल्कुल आइडिया था कि बेचारे जो एलडीसीज हैं उनका अपना नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उनका खुद का कंट्रोल नहीं है, उनको मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए। बिल्कुल ये भी था कि उनको वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए। थर्ड क्या है कि वेस्टर्न कंट्री से जो टेक्नोलॉजी है उसका कॉस्ट उनको कम पड़ना चाहिए, ये भी था। और चौथा कहा जा रहा है कि डेवलप कंट्री, ध्यान से पढ़ोगे ना आप तो यही चीजें होती है कि मैंने आपको बार बार कहा है कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही। आप एग्जाम में आपको टाइम काफी मिलेंगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के ही आपको ओएमआर सीट भरना है। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट भर देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिल कर देते हो बी ऑप्शन को मान लो, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप याद रखना। तो आप बहुत श्योर हो तभी आप उसको फिल करोगे ओएमआर, ठीक है। अदरवाइज पहले आप 2-3 बार पढ़ लो क्वेश्चन को और श्योर हो जाओ कि यही आंसर है, उसके बाद ही आप ओएमआर को फिल करोगे, ठीक है। और तो इसमें कहा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज को इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ज्यादा रोल मिलना चाहिए। भाई डेवलप कंट्रीज को तो पहले से रोल मिला हुआ, यूएस और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है उनको तो पहले से इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में उन्हीं की पूछ है, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सब में उन्हीं की चलती है, तो उनको क्या रोल मिलना चाहिए। यहाँ तो बात चल रही है कि लिस्ट डेवलप कंट्रीज का विकास होना चाहिए, उनको ज्यादा रोल मिलना चाहिए, ना कि डेवलप कंट्रीज के लिए। तो ये जो था ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स था, इस कारण से इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान किया जाए। So next question है which one of the following is an agreement signed by the US, UK and USSR to limit nuclear test in early 1960s? Early 1960s में US, UK और USSR के द्वारा इनमें से कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था ताकि न्यूक्लियर टेस्ट के लिमिट किया जा सके? NPT, LTBT, बर्लिन पैक्ट और इज इट सॉल्ट? सॉल्ट फर्स्ट। NPT अर्थात नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, LTBT मतलब लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, बर्लिन पैक्ट हाँ मतलब नाम से लग रहा है बर्लिन पैक्ट है, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 ऐसे भी होते हैं, आगे भी चलते हैं। तो ये चीज़ तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिकॉज एनपीटी कब साइन किया गया था? 1968 में। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अर्ली 1960s में ना, तो एलटीबीटी इसका सही जवाब होगा 1963, ठीक है। तो 1963 में ही एलटीबीटी साइन किया गया था। इसमें क्या था कि यूएस यूके और यूएसएसआर ने इस चीज को साइन किया था। इसका काम था कि इसका नाम क्या है, देखो ध्यान से देखो, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो फुल्ली टेस्ट को बैन नहीं किया जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा रहा है, लिमिटेडली उसको बैन किया जा रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में टेस्ट नहीं कर सकते हो आप, आउटर स्पेस में जाकर, मतलब स्पेस में जाकर आप इसको न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं कर सकते, और अंडर वाटर आप नहीं कर सकते। ये चीज याद रखोगे। इन तीनों चीजों को प्रोवाइड किया गया था कि ये तीनों चीज आप नहीं कर सकते। तो भाई कर कहाँ सकते हो? तो हाँ, तो आप अंडरग्राउंड कर सकते हो, अंडरग्राउंड कर सकते हो, मतलब जमीन के अंदर आप डाल दो। आपने देखा होगा एक जो मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, आई थिंक पोखरण या परमाणु थी, उस परमाणु था उस मूवी का नाम। उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से इंडिया ने न्यूक्लियर को टेस्ट किया था, तो जमीन में गाड़ कर, तो वो आप कर सकते हो। इस चीज को अलाउ किया गया था। बाकी एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में इस चीज को प्रोहिबिट किया गया था। तो ये ट्रीटी हो गया एलटीबीटी, 1963 में ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, 14th नंबर क्वेश्चन। सो 14th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वाज, 1961 में घटी घटना कौन थी?
कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, सोवियत इंटरवेंशन और इन्वेजन इन अफगानिस्तान, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और इज इट वॉर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो आपको बताना है कि 1961 में इनमें से कौन सी घटना घटी थी। तो सर मैंने अभी बताया था नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई कब हुई थी, 1950 से 53। तो ये तो आंसर नहीं ही होगा, कौन सा, डी तो आंसर नहीं होने वाला। उसके बाद है बी, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, ये 1979 में हुआ था। तो ये भी ऑप्शन आपका बी गलत हो जाता है। उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये भी 1989 में जब बर्लिन वॉल गिर जाती है उसके बाद ये यूनिफिकेशन होता है। तो उसका सही जवाब है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। 1961 में बर्लिन वॉल को बनाया गया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने आपको वीडियो में बताया है इसके बारे में, ठीक है, आप जरूर जाके इसके बारे में देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जो जर्मनी है ना, जर्मनी तो हार गया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद क्या कर दिया गया, इस तरह से जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। ये हो गया, सॉरी, ये ईस्ट जर्मनी हो गया और ये हो गया वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी दे दिया गया किसको, यूएसएसआर को, और वेस्ट जर्मनी दे दिया गया यूके, यूएस और फ्रांस को। मतलब इन लोगों ने बांट लिया, क्योंकि जर्मनी अब हार गया तो उस टेरिटरी को इन लोगों ने बांट लिया। फिर ईस्ट जर्मनी में जो था ना, ईस्ट जर्मनी में एक कैपिटल था, एक कैपिटल मतलब जर्मनी का कैपिटल था बर्लिन। बर्लिन को भी अगर आप जूम करोगे बर्लिन को, तो बर्लिन को भी फिर डिवाइड कर दिया गया। सोचो, पूरे देश को तो डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, और उस देश के एक पार्ट मतलब ईस्ट जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है बर्लिन, तो बर्लिन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसका ईस्ट पार्ट दे दिया गया यूएसएसआर को और वेस्ट पार्ट इन लोगों ने ले लिया, यूके, यूएस, फ्रांस। तो ये चीज है, ठीक है। और इस कारण से फिर जो यूएसएसआर था उसने फिर यहाँ पर बर्लिन वॉल उकेट दिया कि भाई हमारे यहाँ से भागकर कोई ना जाए। तो इस तरह से चीजें करी गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो ये घटना घटी थी 1961 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल उकेट दिया गया था। और बर्लिन वॉल कब गिरती है, तो 1989, 9 नवंबर 1989। नेक्स्ट, रेकस्टैग बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ये रेकस्टैग बिल्डिंग किस कंट्री में है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादा लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर भी मैंने आपसे पूछा है इस चीज़ का, क्योंकि आप लोग की बुक से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड। रेकस्टैग बिल्डिंग इनमें से किस देश में अवस्थित है, जर्मनी, यूएसआर, यूएसए और इज इट जापान, ठीक है। देखिए ये हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो मतलब ये बिल्डिंग जो है ना वो है जर्मनी में। देख लीजिए, आपके बुक में एक पिक्चर दे रखा है और फर्स्ट पेज में ये इमेज है। दरअसल यही है रेकस्टैग बिल्डिंग, और यहाँ पर सोवियत फ्लैग लहरा रहा है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है कि सोवियत ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया, उसके राजधानी बर्लिन तक में कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जब हिटलर ना गया था यूएसएसआर पे इन्वेड करने के लिए। हालांकि मौसम खराब हो गया और इसके कारण से हिटलर बेचारा हार गया, और उसके कारण से यूएसएसआर फिर इसको पीछा करते 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 पूरा बर्लिन तक पहुंच चुके थे। तो ये चीज़, और फाइनली बर्लिन पे कब्जा हो गया था यूएसएसआर का, ठीक है। तो वहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है। रेकस्टैग बिल्डिंग काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे यूएसएसआर में क्रेमलिन है, वो काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उस तरीके से ये चीज़ सिग्निफाई करता है उस देश को। हालांकि रेकस्टैग बिल्डिंग को हिटलर के समय एक मिस्टीरियस आग लगी थी। हालांकि कहा जाता है कि हिटलर ने लगवाया था, बट मिस्टीरियसली आग लगी थी, तो इसके कारण से वो फिर अब एबंडेंट हो गया। रेकस्टैग बिल्डिंग को एक नया स्वरूप दिया गया। रेकस्टैग बिल्डिंग बेसिकली यहाँ पर ना पार्लियामेंट चला करते थे, जर्मनी में पार्लियामेंट चला करते, लोअर हाउस चला करते। तो ये चीज़ हालांकि अब नहीं है, अब उसको दूसरा रूप दे दिया गया ये चीज़, बट एनीवे तो ये जर्मनी में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग आ चुके हैं लेवल 3 पे, ठीक है, ये लेवल 3। सो असर्शन एंड रीजन वाला जो क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि लेवल 3 आते हुए हम लोग असर्शन रीजन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है यूएस ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन्स ऑन जापान इन अगस्त 1945, एंड रीजन इसका दिया जा रहा है कि यूएस सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट इट वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली। तो मैंने आपको कई बार बताया है, और इवन की हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी आपको बताया गया किस प्रकार से असर्शन और रीजन को सॉल्व करना है। आपको भूल जाना है कि असर्शन और रीजन है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। आपको दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली जज करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि यूएस ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन्स ऑन जापान इन अगस्त 1945। यस सर मैम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में बताया है कि 9 एंड 6 अगस्त 1945 को जापान पे अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किया था। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे देखते हैं। यूएस सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ये ज़रूरी था न्यूक्लियर वेपन गिराना, क्योंकि
ताकि लड़ाई जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यूएस सपोर्टर्स यही कहते हैं। अदरवाइज जो बेचारे एक तरह से कहते हो क्रिटिक्स है ना, वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन अमेरिका जानता था कि जापान हारने वाला है, लेकिन फिर भी गिराया उसने न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि वो जापान को हराने नहीं चाहता था। बेसिकली वो यूएसएसआर को लीड लेने से रोकना चाहता था, यूएसएसआर के डोमिनेंस को एशिया में फैलने से रोकना चाहता था। तो इसलिए क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि अमेरिका ने जो किया गलत किया, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जापान वैसे भी सरेंडर करने ही वाला था, तो गैर जरूरी था ये करना, वैसे जरूरी। एनीवे सपोर्टर्स तो हमेशा साथ में बोलेंगे, वो कहते हैं कि जरूरी था, न्यूक्लियर वेपन गिराना जरूरी था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो जैसे ही दोनों स्टेटमेंट सही हुए, तुम्हारा सी और डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ए और बी में से कोई आंसर सही होगा, ऑप्शन ए या बी में से। तो अब हमको ये देखना है कि क्या रीजन जो है वो असर्शन को एक तरह से कह सकते हो कि सफाइस कर रहा है, उस चीज को ठीक उसका कारण बता रहा है। तो हाँ बिल्कुल कारण बता रहा है कि इसके बीच में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग लगाया जा रहा है कि उसने गिराया और उसका कारण ये था, मतलब न्यूक्लियर वेपन गिराया गया अगस्त 1945 में और उसका कारण ये था कि वॉर को जल्दी खत्म करना था, ठीक है। आप समझ रहे हो चीजों को कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जापान में वॉर वेपन गिराया गया और कारण क्या बताया जा रहा है कि ये जरूरी था वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। बोथ असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन, असर्शन इन अ सोशलिस्ट कंट्री सोशल वेलफेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल प्रॉफिट। रीजन कहा जा रहा है द रशियन रिवॉल्यूशन वाज अकर्ड इन 1917। आपको चारों ऑप्शन में से सही बताना है। फिर से पढ़ लीजिए। असर्शन कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट कंट्री में सोशल वेलफेयर को ज्यादा महत्व दिया जाता है रादर इंडिविजुअल प्रॉफिट के। बिल्कुल सही जवाब है ये। सोशलिस्ट वर्ड ही निकल गया है सोसाइटी से, और सोसाइटी के वेलफेयर को ही यहाँ पर तवज्जो दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति का जो प्रॉफिट है ना, एक व्यक्ति का वेलफेयर उससे काफी ऊपर होना चाहिए सोसाइटी का वेलफेयर, देश का वेलफेयर। जबकि दूसरे तरफ उलट अगर बात करो कैपिटलिज्म में, तो वहां पे इंडिविजुअल प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर की सोशल वेलफेयर के। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बैठता है। दूसरा रीजन कहा जा रहा था रशियन रिवॉल्यूशन वाज अकर्ड इन 1917। क्या सर रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था? बिल्कुल रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में ही हुआ था। अब आपको देखना है कि सी और डी तो काट देना है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको देखना है कि इज रीजन इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड द असर्शन। नहीं, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि रीजन इस पहले असर्शन का सही कारण नहीं बता रहा है। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हो कि कारण नहीं ना बता रहा है वो चीजें, ठीक है। उसमें तो ये बताया जा रहा है कि हाँ सोशलिज्म में ये होता है, दूसरे में ये बताया जा रहा है रीजन में कि हाँ रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। दोनों अलग अलग इंडिविजुअली करेक्ट, बट वो रीजन नहीं है उसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलर स्टेट्स वेर इंपॉर्टेंट फॉर द सुपर पावर बिकॉज ऑफ वाइटल रिसोर्स, टेरिटरी, इकोनॉमिक सपोर्ट, लोकेशन टू एस्पायर ऑन ईच अदर। तो आपको बताना है कि क्यों सुपर पावर छोटे छोटे कंट्रीज को अपने कैंप में ज्वाइन करवाना चाहते थे। उनको रिसोर्सेज मिल जाते थे, उनको टेरिटरी मिल जाती थी, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था या लोकेशन मिल जाता था जिससे एक दूसरे पे वो स्पाई कर सके। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए सुपर पावर हमेशा चाहते थे कि छोटे छोटे कंट्रीज उनके कैंप को ज्वाइन कर ले, ताकि इससे उनको वहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गए, वहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह है वो सब इनको मिल जाएंगे। टेरिटरी मिल जाएगा जिससे वो अपने वेपन्स को डिप्लॉय कर सके। जैसे यूएसएसआर क्या करता था, क्यूबा में डिप्लॉय कर रखा था, अमेरिका ने टर्की में कर रखा था, तो ऐसे टेरिटरी मिल गए जहाँ पर अपने वेपन्स को वहाँ पर रख सकते हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था, छोटी छोटी कंट्रीज अमेरिका या यूएसएसआर को पैसे वगैरह भी प्रोवाइड कर देते थे, छोटे में ही सही, लेकिन अब देखो कि छोटी छोटी कंट्रीज कुछ कुछ पैसा देंगे तो बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा ना, तो वो चीज़ हो गया। फोर्थ की स्पाई करने के लिए लोकेशन मिल जाता था, एक दूसरे पे जासूसी करने के लिए। अब यूएसआर पे जासूसी करना है तो अगल बगल वाले कोई कंट्री को अपने साथ मिला लो और फिर उससे जासूसी कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो चारों ही स्टेट या चारों ही जो पॉइंट है वो सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आप लोग जवाब दे रहे हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाई कोल्ड वॉर डिडंट एस्केलेटेड इनटू हॉट वॉर। बहुत ही आसान सा सवाल है। ड्यू टू द थ्योरी ऑफ डिटरेंस, ड्यू टू द यूनाइटेड नेशंस, ड्यू टू द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इज इट ड्यू टू नॉन अलाइंड मूवमेंट। कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में तब्दील क्यों नहीं हुआ?
इसके पीछे का कारण है यूनाइटेड नेशन। नहीं सर, यूनाइटेड नेशन उस समय ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, तरह से डोमिनेटेड था। वो एक ऐसी जगह बन गई थी क्योंकि यूएन और यूएस दोनों, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट दोनों के पास ही वीटो पावर है, तो एक दूसरे को बस कोई भी चीज़ करना होता था तो वीटो लगा के रोक देते थे। तो ये चीज़ है, मतलब यूनाइटेड नेशंस उतने बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और उसमें उसका कोई रोल भी नहीं था कि कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में तब्दील होने से बचा रखे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं, ये भी नहीं, नैम नहीं, ये भी नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ड्यू टू द थ्योरी ऑफ डिटरेंस, ये थ्योरी होता है मैड कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ये मैड कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों ही देश, यूएस और यूएसएसआर, दोनों ही जानते थे कि अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो दोनों का ही डिस्ट्रक्शन एश्योर्ड है, म्यूचुअली, मतलब मेरा भी पारस्परिक एक तरह से डिस्ट्रक्शन निश्चित है, क्योंकि दोनों ही कंट्री के पास इतने ज़्यादा वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन है, कि अगर ये लड़ाई हॉट वॉर में तब्दील होती है तो हम दोनों ही कंट्री बर्बाद हो जाएंगे। मतलब सही मायने में किसी भी कंट्री को विजेता नहीं कहा जा सकता है। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, हॉट वॉर मतलब ग्रीष्म युद्ध हो जाता है ना, तो कोल्ड वॉर शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है। कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये कभी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ, कभी यूएस और यूएसआर एक दूसरे पर अटैक नहीं किए थे डायरेक्टली, जिसके पीछे कारण था डेटरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जो कि इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। एसरसन, इंडिया हैजंट साइन द एनपीटी येट। इंडिया ने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया। रीजन बताया जा रहा है कि एनपीटी अलाउज P5 कंट्रीज टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। तो देखिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं, तो इंडिया ने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि एनपीटी को आज तक इंडिया ने साइन नहीं किया है। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि एनपीटी में P5 कंट्री को ये अलाउ किया गया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। P5 कंट्री जो परमानेंट 5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, उनको ये अलाउ किया गया कि वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। तो ये चीज़, तो अब हमें पता चल गया कि सी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली। हमको रीजन बिठाना है कि मतलब क्या ऐसा ही है, इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, इसके पीछे कारण यही है। बिल्कुल, इंडिया ने हमेशा कहा है कि एनपीटी जो है ना वो एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब क्या होता है, भेदभाव, कि आप कुछ कंट्री को बोल रहे हो कि आप रख सकते हो, कुछ कंट्री को बोल रहे हो नहीं रख सकते हो, ये क्या बात होती है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन ना रहे, डिसआर्ममेंट हो, तो सबको बोलो नहीं रखने के लिए। समझ में आ रही है लॉजिक, कि इंडिया हमेशा ये कहता है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ कि कोई भी नहीं रखेगा। ये क्या बात हुई कि कुछ कंट्री रख सकते हैं, कुछ कंट्री नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इंडिया ने आज तक एनपीटी को साइन नहीं किया, और एसरसन का जो एक तरह से कह सकते हो सही रीजन है वो आपको मिल जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एसरसन रीजन दोनों सही है, और एसरसन इज द करेक्ट रीजन, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द ऑफ द एसरसन। तो आप थोड़ा सा एक शॉर्ट में आप इस चीज को जान लो। एलटीबीटी के बारे में मैंने बताया था, 1963 में आया था, यूके, यूएसए और यूएसआर के बीच में। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट है आपको याद रहना चाहिए। ये एलटीबीटी आया था तो 1963 में। उसके बाद आया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें वही 5 कंट्री मैंने बताया, यूके, यूएसएसआर, ब्रिटेन, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, इन कंट्रीज को रखना है, वो रख सकते हैं, बाकी और भी कंट्रीज नहीं रख सकते। तो ये 1968 में इसको साइन किया गया था। 1961 के 4 जनवरी का कटअप बनाया गया था कि वहां तक जिसने रख लिया वो रख सकते हैं। ये 1970 में इनफोर्स में आया था, और इंडेफिनिटली इसको 1995 में एक्सटेंड कर दिया गया, आज भी चल रहा है। फिर ये सॉल्ट 1 था, सॉल्ट 1, उसके बाद सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये सब देखोगे तो यूएस और ये सब बाकी के यूएस और यूएसआर के बीच में ट्रीटी हुए। तो सॉल्ट 1 जो था ना वो लियोनिड ब्रेजनेव और रिचर्ड निक्सन के बीच में साइन हुआ था, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बात आई थी। तो ये 1972 में आया था। उसके बाद सॉल्ट 2 ये नवंबर 1972 में आया था, जिसको एक तरह से कह सकते हो कि ये ट्रीटी था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। उस समय जिमी कार्टर थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, सोवियत के लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव। दोनों सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 में दोनों ही में ब्रेजनेव भी रहते। उसके बाद स्टार्ट 1 है, स्टार्ट 2 है, इसमें मिखाइल गोर्बाचेव रहते हैं उधर यूएसआर की तरफ से, और प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका के जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है। ये वही कि लिमिट करना है आर्म्स को, ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें थी। ये कब आती है 1991 में, और स्टार्ट 2 जो है 1993 में। तो आप इस चार्ट को आप याद रखोगे कि किस समय आया था और कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, इन चीज़ों के बारे में भी आप याद रखोगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हो कि इस प्रकार के और भी सेशंस आते रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर का PDF पाना है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। ये है टेलीग्राम का वैसे यूज़र ID, और वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हो, एंड
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट के लिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह की किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो, एट नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको पैसे नहीं लेंगे, आप डायरेक्टली अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच।